हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपिंग फॉर गुड, मज़े में होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को लेके अवेयर होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि 11th पास आउट बच्चे 12th में आ चुके हैं और 10th के स्टूडेंट्स 11th में आ रहे हैं। 10th के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करें। कॉमर्स स्ट्रीम लें, साइंस स्ट्रीम लें, आर्ट स्ट्रीम लें। तो कॉमर्स स्ट्रीम में स्कोप आजकल ज़्यादा है, आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा सकते हैं। लाइक आप अपनी ड्रीम जॉब आफ्टर 12th फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, सीएस, सीएमए, आजकल तो क्लैट, सीयूटी, कई तरह के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम एडमिशन लेने के लिए। सो आज की शुरुआत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विज़न क्लासेस पर, जो कि आपका है, आपके लिए ही है, आपकी सपोर्ट के लिए है। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो शानदार कोटेशंस आपको मोटिवेट करने के लिए बोलना चाहूँगा। फर्स्ट कोटेशन है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। और सेकंड है, लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड, concentrate over your study, fix the vision, see only the goal. This all factors will bring grand success for you. So बिना डिले करे हुए आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट टू ऑफ 11th अकाउंटेंसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हुआ था। आज हम पार्ट 3 के साथ आपके सामने आए हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर का नेम है 11th क्लास चैप्टर 2। सो इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स हैं। बिना बेसिक टर्म्स के एक कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, जो स्पेशली 10th पास आउट करके 11th में आता है, थोड़ा सा चीज़ों को करना टफ हो जाता है। बेसिक टर्म्स का मतलब आप ऐसे ही समझें जैसे कि हर चीज़ की अपनी एक लैंग्वेज होती है, वैसी अकाउंट्स की भी एक लैंग्वेज है। जैसे मैथ्स में फार्मूले होते हैं, ऐसी अकाउंट्स में भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं। कुछ टर्म्स हम लास्ट टर्म में डिस्कस कर चुके हैं और कुछ टर्म्स आज डिस्कस करते हैं। तो उससे पहली टर्म्स है स्टूडेंट्स, परचेजेस। एक्चुअली कोई भी बिजनेस रन करने के लिए मेरे पास स्टॉक तो होना ही चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो। रॉ मटेरियल की फॉर्म में होगा तो मैं उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूँगा और फिर उसको सेल करूँगा। तो अगर मैं पहली टर्म की बात करूँ जो कि परचेजेज है, तो द टर्म परचेजेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर टू बी सोल्ड। इट इंक्लूड्स बोथ कैश परचेजेज एंड क्रेडिट परचेजेज। यानी अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो परचेज़ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का स्टॉक जो हमारे पास होना चाहिए, अगर हम उस चीज़ में डील करते हैं और हमें उसे सेल करना है ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। परचेज़ दो तरह की होती है, कैश परचेज़ और क्रेडिट परचेज़। कैश परचेज़ का मतलब कि हमने गुड्स परचेज़ करा और इमीडिएट पेमेंट कर दिया, और क्रेडिट परचेज़ का मतलब हमने क्रेडिट में परचेज़ तो कर लिया लेकिन पेमेंट बाद में देंगे, तो हमारे क्रेडिटर्स जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है परचेज रिटर्न। कई बार जो गुड्स हम परचेज़ करते हैं उसमें से कुछ पार्ट हम रिटर्न कर देते हैं। गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीज़न, से इट इज़ डिफेक्टिव। अगर मान लीजिए वो गुड्स डिफेक्टिव है तो हम उसे वापस करेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवार्ड। इसे रिटर्न आउटवार्ड भी कहते हैं। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड भी कहते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर हमने परचेज़ करी तो दिस विल कम इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जब उसे रिटर्न करेंगे दिस विल मूव आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हम परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड लिखते हैं। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? आफ्टर दैट सेल्स, द टर्म सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। आफ्टर दैट सेल्स रिटर्न, गुड्स सोल्ड में जिस तरह से परचेज रिटर्न है उसी तरह सेल्स रिटर्न हो सकती है। Goods sold may be returned by the purchaser, known as sales return. It is also known as return inward.
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इट मीन्स रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म, राइट, एक बिजनेस प्लेस। इट मीन्स रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। द टर्म इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 of the Companies Act 2013, a format in which balance sheet and statement of profit and loss account is prepared. Example, revenue from operation are sale of goods. Sale of goods अगर हम करेंगे तो उससे revenue generate होगा। Are you getting the point? और net sale is equal to होती है sales minus sales return और return inward. After that, goods are the physical item of trade. Physical item means you can touch it, you can feel it, that purchase to be sold. Stock and inventory, this is also very important. अगर हमने अपने बिजनेस में सर्वाइव करना है तो हमारे पास स्टॉक मेंटेन रहना चाहिए। स्टॉक इज ए टेंजिबल एसेट्स। इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू व्हाट इज टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैविंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस और यू कैन टच इट, आप उसे टच कर सकते हो, यू कैन सीन इट, आप उसे देख सकते हो। Tangible assets held by an enterprise for the sale in the ordinary course of business. Stock may be opening stock, closing stock. Opening stock at the beginning of the financial year, just take as an example 1st April, and closing stock is at the end of the accounting year 31st March. Opening stock, it is a stock in the hand in the beginning of accounting year. Closing stock, it is a stock in the hand at the end of the current accounting period. स्टॉक और इन्वेंट्री, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है, मर्चेंडाइज भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में मर्चेंडाइज आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड योरसेल्फ। स्टॉक, इन्वेंट्री एंड मर्चेंडाइज बोथ आर द सेम थिंग। स्टॉक और इन्वेंट्री में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ द गुड्स, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है एक एंटरप्राइज के पास। स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है स्टॉक। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में हो सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस कहने का मतलब है जो स्टॉक ना ही रॉ मटेरियल की फॉर्म में है ना ही फिनिश गुड्स की फॉर्म में है, यानी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच की स्टेज कहलाती है वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक और इन्वेंट्री शोन इन द बैलेंस शीट एज करंट एसेट्स, इट इज़ वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको बताऊँगा जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपको बताऊँगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS क्या है, गैप्स क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ICAI क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया क्या है, इसका क्या रोल है, IFRS क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो कि 11th क्लास में 3rd चैप्टर है। तो अभी तो आप फ़िलहाल ये समझिए कि अगर हमारे पास स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू के बेस में दे रखी है। कॉस्ट का मतलब जिस रेट पे हमने ख़रीदा है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट वैल्यू। जो रियलाइज्ड होगी उसकी वैल्यू आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम, वो कितने में बिकेगा, ये रियलाइजेबल वैल्यू है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू जो दोनों में कम होता है उस पर करा जाता है, जो दोनों में कम होता है उस पर करा जाता है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। It is the amount receivable for sale of goods and services rendered in the ordinary course of business. Trade receivable is the sum total of debtors and bills receivable. इसी तरह ट्रेड पेबल है। ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो जनरेट होता है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के थ्रू, राइट, जो कि बिजनेस में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज की सेल करते हैं, यानी सर्विसेज रेंडर्ड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एंड ट्रेड रिसीवेबल, इट इज़ अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। ट्रेड रिसीवेबल के जस्ट अगेंस्ट पेबल है, ट्रेड पेबल है। ट्रेड रिसीवेबल जो एग्जिस्ट होता है वो होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड। और ट्रेड पेबल जो जनरेट होता है वो होता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन। ट्रेड पेबल में हम सर्विसेज लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, और टीआर में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Services taken in the ordinary course of business. Trade payable is the sum total of creditors and bills payable.
Trade receivable as defined in Schedule 3rd of the Companies Act 2013, trade receivable are the amount receivable by the enterprise against goods sold and services rendered in the normal course of business. Trade payable as defined in the Schedule 3rd of the Companies Act 2013, trade payable are the amount payable by the enterprise अगेंस्ट गुड्स परचेज एंड सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट हमें पैसा मिलता है और ट्रेड पेबल के अगेंस्ट हम पैसा देते हैं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल जनरेट होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें सर्विसेज रेंडर्ड करी जाती हैं, और ट्रेड पेबल जनरेट होता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें सर्विसेज हम लेते हैं, सर्विसेज आर टेकन आउट फ्रॉम आउटसाइडर्स। अब सवाल आता है कॉस्ट क्या है भाई? वेरी सिंपल, कॉस्ट को डिफाइन तो करना बहुत ईजी है। नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा। कोई भी चीज़ हमें चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा? पैसा खर्च करना पड़ेगा, दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट। तो अगर बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट का मतलब क्या है? इट इज़ द एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन टू ए स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और ए एक्टिविटी। अब वाउचर होता है, वाउचर भी बहुत सिंपल है। वाउचर का मतलब एक काइंड ऑफ रिसिप्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द शॉपकीपर वाइल परचेजिंग समथिंग। जब हम कोई चीज़ शॉप से परचेज़ करते हैं तो उसके एवज में जो हमें एक स्लिप, जो हमें एक रिसिप्ट्स मिलती है, जो हमें वाउचर मिलता है, इनवाइस मिलता है, वो हमारी वाउचर कहलाती है, और ये प्रूव करता है कि वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट हुआ है, तभी हम उसको इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। वाउचर का मतलब इट इज़ एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन लाइक कैश मेमो, इनवाइस, बिल, रिसिप्ट्स, डेबिट और क्रेडिट नोट एट्सेट्रा। अब सवाल आता है डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें, एक नॉर्मल व्यक्ति से अगर पूछें डिस्काउंट क्या है, तो डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, कंसेशन इन द प्राइस है, डिडक्शन इन द प्राइस। अगर हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट क्या है? इट इज़ अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स टू बी पेड टू ए कस्टमर बाय एंटरप्राइजेस। इट मे बी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। Trade discount is given to increase the sale by the seller to the purchaser. Sales are recorded at net value, sales minus trade discount. In the same manner, purchase recorded at the net value, purchases minus trade discount. It is not recorded, just deducted only. ट्रेड डिस्काउंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ इसलिए सेलर परचेज़र को देता है ताकि वो सेल्स की वॉल्यूम को बढ़ा सके, सेल्स को प्रमोट कर सके। सेल्स बुक को ट्रेड डिस्काउंट को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करा जाता, ये सिर्फ डिडक्ट होता है। दिस ओनली डिडक्टेड, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द प्राइस। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में रिडक्शन को हम डिस्काउंट कहते हैं। तो टू टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि हम अपनी सेल को, एक सेलर अपनी सेल्स की वॉल्यूम को बढ़ाना चाहता है, तो वो क्या करता है? कस्टमर को डिस्काउंट देता है, और इसका कोई ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होता, ये सिर्फ डिडक्ट होता है। फिर कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू कलेक्ट द पेमेंट टाइमली। ताकि कस्टमर टाइमली हमें पेमेंट जमा करे तो हम क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं। भाई जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को मैंने कोई गुड सोल्ड करा, मिस्टर एक्स को गुड सोल्ड करा 10,000 रुपीज़ का, और मैं चाहता हूँ मिस्टर एक्स मुझे टाइमली पेमेंट दे दे, तो मैं उसको बोलूँगा भाई 10,000 रुपीज़ में आप मुझे 9,500 दो अगेंस्ट द फुल सेटलमेंट, और मैं आपको 500 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो cash discount is allowed to collect the payment timely by the seller to the purchaser. It is recorded in the accounts. It is recorded in the accounts of both the parties, right? अब यहाँ पर जो डिस्काउंट सेलर दे रहा है, सेलर के लिए क्या है? डिस्काउंट अलाउड, और परचेजर जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। आफ्टर दैट बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? बहुत सिंपल बात है। बिजनेस में ट्रांजेक्शन दो तरीके के होते हैं, या तो कैश में होते हैं या क्रेडिट में होते हैं। अब क्रेडिट सेल मैंने अगर करा, मान लिया मैंने मिस्टर एक्स को 15,000 का गुड्स सोल्ड करा, अब मिस्टर एक्स ने मुझे पेमेंट नहीं दिया, तो मेरा पैसा तो मर गया, मेरा पैसा तो बैड डेट्स हो गया, राइट? तो बैड डेट्स का मतलब द अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवर्ड नोन एज बैड डेट्स। इट इज़ डेबिटेड टू P&L अकाउंट। आफ्टर दैट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट का समझना। बैलेंस शीट क्या होता है? इट इज़ ए पोजिशनल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज शोइंग द पोजिशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, नोन एज बैलेंस शीट। फिर क्या है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है?
इट इज़ द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। आफ्टर दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? द रिकॉर्ड और बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेस आर मेंटेन्ड एंड रिकॉर्डेड, इट इंक्लूड्स कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल एंड लेजर, दिस इज कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास कई बुक्स ऑफ अकाउंट होती हैं, जैसे हम कैश अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, बैंक का अकाउंट खोलते हैं, फिर जर्नल एंड लेजर। जर्नल कैसी बुक है? जर्नल इज ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल में। तो जर्नल इज ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम व्हेन इट टेक्स प्लेस। आफ्टर दैट लेजर क्या है? लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक। लेजर क्या है? लेजर एक प्रिंसिपल बुक है। जब इन चैप्टर्स में आएंगे तो इनका डेप्थ में हम डिस्कशन करेंगे इन चैप्टर्स पर। अब आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है किसी भी गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट, किसी भी गुड्स का कॉस्ट प्राइस, यानी कि इट इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। आफ्टर डेट आता है क्रेडिट। क्या होता है? देखो भाई, डेबिट और क्रेडिट का ही खेल है अकाउंट से पूरा। मैं आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बता रहा हूँ कि डेबिट और क्रेडिट का ही रोल है पूरे अकाउंट्स में, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द हायर स्टडीज़। डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स के स्टूडेंट्स का कभी पीछा नहीं छोड़ता, यही डेबिट और क्रेडिट का खेल है अकाउंट्स में। डेबिट का होता है इट इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, किसी भी अकाउंट की राइट हैंड साइड क्रेडिट कहलाती है। इट हैज़ बीन ड्राइव्ड, इस वर्ड को जो लिया गया है फ्रॉम द इटालियन वर्ड क्रेडिटो, इसे क्रेडिटो वर्ड से लिया गया है जो कि इटालियन वर्ड है। डेबिट साइड क्या होती है? डेबिट साइड का मतलब इट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, इट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड डेबिटो। क्रेडिट को कहाँ से लिया गया है? क्रेडिटो। और डेबिट को कहाँ से लिया गया है? डेबिटो से। ये दोनों क्या हैं? इटालियन वर्ड है। इनका इंग्लिश मीनिंग क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट। एक्चुअली इनकी रूट्स क्या हैं? क्रेडिटो और डेबिटो। क्रेडिटो एक इटालियन वर्ड है और डेबिटो भी एक इटालियन वर्ड है। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन तो बहुत सिंपल चीज़ है। डेप्रिसिएशन का मतलब किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में होने वाली कमी। मैं बात कर रहा हूँ फिक्स एसेट्स की वैल्यू में होने वाली कमी। अब आप कह सकते हो कि सर क्या हम अगर लैंड परचेस करें तो लैंड परचेस करने में भी कोई डेप्रिसिएशन होगा? नहीं, लैंड परचेस करने में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा, क्योंकि लैंड इज़ योर इन्वेस्टमेंट। लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट होगी। फिक्स एसेट्स की बात करने का मतलब मेरा यहाँ है प्लांट एंड मशीनरी से है और फिक्चर्स एंड फिटिंग से है, जो आपकी वर्किंग में सपोर्ट करती हैं। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ, मान लीजिए मैंने आज की डेट में एक फिक्स एसेट्स ली 10 लाख की, अब मैं उसे 5 साल यूज़ करने के बाद अगर बेचूंगा तो क्या वो 10 लाख की बिकेगी? नॉट पॉसिबल, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। क्या कारण बने इसके डेप्रिसिएशन के? क्योंकि मैंने उसे 5 साल यूज़ करा। 5 साल बाद टेक्निक्स में चेंज आ जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, राइट? हो सकता है उसमें कोई डिफेक्ट आ गया हो। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स बिकॉज ऑफ यूजेस with passing over the time, becoming outdated, etc. These are the reasons of depreciation. मैंने एक मोबाइल लिया, मान लीजिए 1.25 लाख उसकी कीमत है, उस मोबाइल की कीमत 1.25 लाख रुपये है, 1,25,000 रुपीज़ है। अगर मैं उसे 1 साल यूज़ करने के बाद बेचूंगा, क्या वो मुझे 1,25,000 देगा? नहीं देगा, क्योंकि मैंने उसे 1 साल यूज़ करा। 1 साल बाद टेक्नोलॉजी में कितना चेंज आ सकता है? अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं तो बेसिक फ़ोन आते थे। बेसिक फ़ोन का मतलब जिनसे सिर्फ आप बात कर सकते थे। You can receive the call and you can make the call. That's all. There is no more function in the mobile. लेकिन आज की डेट में क्या है? एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड का भी लेटेस्ट वर्जन है आईफोन। आप देखिए टेक्नोलॉजी में किस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो जिस हिसाब से टेक्निक्स बदलती हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, उस हिसाब से चीज़ों की वैल्यू हमारी डेप्रिशिएट हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब है एंटिटी। क्या होती है भाई? इट मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट which performs economic activity. It includes sole trade, partnership firm, corporation, joint stock company, etc. यानी कोई भी ऐसी इकोनॉमिक यूनिट मतलब कोई, जैसे मान लीजिए मैं एक सोल ट्रेडर हूँ, राइट? मैं एक सोल ट्रेडर हूँ, तो मैं क्या करूँगा? सोल ट्रेड समझते हैं आप? बिजनेस, जब मैं आपको बिजनेस पढ़ाऊँगा 11th क्लास का, तो उसमें एक चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे सोल ट्रेड हो गया, पार्टनरशिप हो गई, जॉइंट हिंदू फैमिली हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई और जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई। तो उसमें एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सोल ट्रेड। सोल ट्रेड का मतलब होता है द ट्रेड विच इज परफॉर्म, रन,
by the individual person. Only individual person invest the money, only individual person enjoy the profit, and only individual person suffers the loss. This is called sole trade. तो जितने भी हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी एंटिटी, उनको एंटिटी कहते हैं। वो किस लिए काम करती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काम करती हैं। किसके लिए काम करती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म टू अर्न द मनी, बिकॉज विदाउट मनी देर इज़ नो सर्वाइवल। बिजनेस में भी तो हम प्रॉफिट, हमारा जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। बिजनेस में जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। अगर हमें सर्वाइवल करना है तो प्रॉफिट चाहिए, ग्रोथ करना है तो भी प्रॉफिट चाहिए। तो वो क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। अब आता है एंट्री। ए ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज एंट्री। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? अगर एक व्यक्ति, अगर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रहा है, अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रहा है, तो उसे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कहा जाएगा कि ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया। यानी कि इट मीन्स ए पर्सन नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट्स नोन एज इंसॉल्वेंट। उसके अगेंस्ट सॉल्वेंट, अगर एक पर्सन अपने डेब्ट्स को पे करने की कैपेसिटी रखता है और उसको पे कर रहा है टाइमली, तो उस व्यक्ति को कहते हैं सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट मीन्स अ पर्सन एबल टू पे हिज डेब्ट्स नोन एज सॉल्वेंट। इस चैप्टर में 2-3 टर्म्स और रह गई हैं, राइट स्टूडेंट्स। 2-3 टर्म्स के बाद इस चैप्टर में मैं आपको थोड़ा सा ये डिस्काउंट का जो टॉपिक है, डिस्काउंट में 2 टाइप्स के डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और एक चीज़ इससे मिलती जुलती होती है, रिबेट, राइट, उसको बताऊंगा। लेकिन ये हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, आज नहीं, कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड रिबेट। बेसिक डिफरेंस क्या है डिस्काउंट में? डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन प्राइस। रिडक्शन इन प्राइस, सपोज करिए ये एक मार्कर है, इसकी कॉस्ट 30 रुपीज़ है। अब 30 रुपीज़ में मैं शॉपकीपर से कहता हूँ भाई मेरे को तो ये 28 का चाहिए। अब वो कहता है ओके, मैंने 28 में मार्कर ले लिया। अब 28 में मार्कर ले लिया, सेलर ने मुझे क्यों दिया 28 का? क्योंकि सेलर को इसमें भी मार्जिन है, 30 की चीज़ 28 में भी देने में मार्जिन है, तभी उसने दिया। मुझे लगता है कि मैंने 2 रुपये का फ़ायदा उठा लिया, लेकिन दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डीलिंग कैश में चल रही है। अब सवाल आता है रिबेट क्या होती है? मान लीजिए इस मार्कर में कोई डिफेक्ट है, इस मार्कर में कोई डिफेक्ट है। अब शॉपकीपर कहता है भाई इसमें ये डिफेक्ट है, मैं आपको ये 22 रुपीज़ का दे दूंगा। अगर मैं उस डिफेक्ट से अपने आप को, अगर वो डिफेक्ट मेजर नहीं है और मेरे लिए वो मार्कर, वो डिफेक्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैं उस चीज़ को ले लूँगा। तो दिस इज कॉल्ड रिबेट। डिस्काउंट अलग चीज़ है, रिबेट अलग चीज़ है। रिबेट डिफेक्टिव आइटम पे दिया जाता है, लेकिन डिस्काउंट या तो ट्रेड डिस्काउंट की फॉर्म में होता है या कैश डिस्काउंट की फॉर्म में होता है। तो ये डिफरेंस थोड़े से हम कल डिस्कस करेंगे, राइट। इसके अलावा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कोई ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट इसमें कोई नहीं है, बस आपको अच्छे से समझना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया आपको? अब बताइए मुझे, एज ए अकाउंट्स स्टूडेंट, एज ए कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स, अगर आपको बेसिक टर्म्स नहीं आएगी तो आप आगे के चैप्टर को कैसे परफॉर्म करेंगे? मैं 10th पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूँ, जो 10th से 11th में आ रहा है और कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट कर रहा है, और अगर इन चैप्टर को वो अच्छे से नहीं करेगा तो उसका आगे का बेसिक होगा कैसे क्लियर? इसके बाद का चैप्टर, 3rd चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में दिया गया है, राइट। उसमें गैप्स के बारे में दिया गया है, उसमें आईएएस के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसमें आईसीएआई के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसमें कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस हैं, उस चैप्टर में आईएफआरएस है। सो मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके आगे लाइफ में काम आएंगी, इसलिए 3rd चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो क्लास हम इस चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे, या 12th का मैं पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर
कंसीडर करूँगा, क्योंकि मैं कुछ इस पैटर्न पे काम कर रहा हूँ कि एक चैप्टर 11th, एक चैप्टर 12th, फिर एक चैप्टर 11th, एक चैप्टर 12th अकाउंट्स का। फर्स्ट मैं सारे चैप्टर्स अकाउंट्स के अपलोड करूँगा। उसके बाद मैं बिजनेस स्टडीज़ 11th-12th, इकोनॉमिक्स 11th-12th उसको फोकस करूँगा, राइट। ये चैनल एक्चुअली मैं ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाता था। ये चैनल मैंने स्पेशली जो डिज़ाइन करा गया है वो स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया है, ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, उनको कॉन्सेप्ट इजी वे में समझ में आ सके। आपकी ही सपोर्ट के लिए है, आपके लिए ही है। तो आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ पार्ट इस चैप्टर का, और हो सकता है कल इसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे और डिस्कस करें। न्यू चैप्टर डे आफ्टर टुमारो स्टार्ट करें। सो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आज की क्लास को कंप्लीट करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट का ऑप्शन भी है आपके पास, कमेंट का ऑप्शन का यूज़ करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट करिए, एक बार नहीं 10 बार करिए। कमेंट का रिप्लाई मैं आपको इमीडिएट दूंगा। यू आर फ्री टू मेक कमेंट, फील फ्री टू कमेंट टू मी। एंड सो आपका ही चैनल है जो कि अकाउंटेंसी विजन क्लासेस है, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात और, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन से आपको लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहती है। सो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।